आबनाए हरमुज़ पे कब्ज़े की सूरत में बुनियादी तौर पे ईरान ने अमेरिका और इसराइल की गर्दन दबोच ली है, और यही वो नुक्ता है जिस पर इसराइल और अमेरिका के दरमियान शदीद इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं। हम दिमागी सेहत पे एतराज़ उठाएंगे या फिर हम ये समझें कि यही डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ है, वो इसी तरीके से बात करता है अपनी ही की हुई बात को बाद में रद्द करने के हवाले से। देखिए यासिर भी, अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो नफसियाती मरीज नज़र आ रहा है, बल्कि उसे अब उसके अपने इत्तेहादी भी जो है वो उस तरह संजीदा नहीं ले रहे। आप ये देखें कि जो उसके इत्तेहादी हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान और जो खलीजी रियासतें हैं इनके दरमियान जंग नहीं होने दी। पाकिस्तान ने खलीजी रियासतों को जवाब देने से, जवाबी हमला करने से रोके रखा, जिसकी वजह से ये जंग फैली नहीं और जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक के दरमियान, मुस्लिम रियासतों के दरमियान आपसी जंग शुरू नहीं हुई। जो पहला हदफ था इसराइल और अमेरिका का कि अगर ईरान जो है वो खलीजी रियासतों पे हमला करेगा, लाजिम बात है अरब रियासतें भी जवाब देंगी और इस तरह जो है वो अरब रियासतें भी ईरान पर टूट पड़ेंगी। अमेरिका और इसराइल पहले अटैक कर रहे होंगे, तो जो वो टारगेट्स लेके आए थे वो विद इन डेज जो है वो अचीव हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक तरफ से 15 निकात रखे गए शराइत के हवाले से अमेरिका की तरफ से, और दूसरी तरफ से जवाबी 5 शराइत जो हैं वो ईरान की तरफ से रख दी गई। लेकिन इस सारे मंजरनामे में ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले जो थे वो जारी रहे हैं। अब एक खबर और मंजरेआम पे आती है कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर यह ऐलान कर देते हैं कि ईरानी अवाम ये चाहते हैं कि मैं उनका सुप्रीम लीडर बनूं, लेकिन मैंने उनसे माजरत कर ली। फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरे साथ वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ही उनको कहा कि मुज़ाकरात के लिए थोड़ा सा तूल देते हैं। फिर एक वक्त में वो कहते हैं कि 5 दिन के लिए मैं हमला जो है उसको मुलतवी कर रहा हूं क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, और फिर वो एक वक्त पे ये कह देते हैं कि नहीं, 5 दिन तो जो गुजरने थे वो गुजर गए, अब 10 दिन और मुअख्खर कर रहा हूं क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी तरफ से IRGC के कमांडर्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अब्बास इराक़ची आके कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमारी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। तो ये मुज़ाकरात का पीछे जो मंजरनामा है वो क्या है? मौजूदा अमरीका की और इसराइल की पोजीशंस क्या हैं? मौजूदा खित्ते के ममालिक, अरब ममालिक जो इस जंग के मुतासरीन में से हैं, उनकी पोजीशंस और उनके इकदामात क्या हैं? मौजूदा सूरत हाल में जहां पे F-18, F-15, F-35 और दूसरे तैयारे गिराए जाने की दावेदारी है, उनमें कितने हकाइक हैं? और इस ज़िमन में पसे पर्दा चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजीज के हवाले से अब तक की इत्तलात क्या मंजर-ए-आम पे आई हैं, इस पर बिलखुसूस बात की जाएगी। और बिलखुसूस बात इस बात पे की जाएगी कि कुछ मुबहम खबरें या कुछ मुतजाद इत्तलात या कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या अटैक्स के हवाले से गर्दिश कर रही हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई दिखाई देती है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तारिक हबीब साहब। जनाब तारिक हबीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा सूरत हाल में सर सबसे पहले बात ये करते हैं कि इस वक्त अगर ईरान की पोजीशन देखी जाए तो किस हद तक उसने आबनाए हरमुज़ पे कंट्रोल करके गला दबा लिया है, और किस हद तक जो अमेरिका और इजराइल जो है वो इस वक्त कपकपाते फिर रहे हैं? देखें यासिर भी, इस वक्त अगर हम देखें तो आबनाए हरमुज़ पे कब्ज़े की सूरत में बुनियादी तौर पे ईरान ने अमेरिका और इसराइल की गर्दन दबोच ली है, और यही वो नुक्ता है जिस पर इसराइल और अमेरिका के दरमियान शदीद इख्तलाफात हमें नज़र आते हैं। और ये इख्तलाफात जो हैं ये बुनियादी तौर पर इजराइली मीडिया और अमेरिकन मीडिया में हमें मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ बयानियों की सूरत में हमें जो है वो देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं। मामला ये है कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जब ये जंग ईरान पे मुसल्लत की गई थी, उस वक्त कहा यह गया था कि ये जंग इसलिए शुरू की जा रही है कि ईरान में रिजीम चेंज किया जाए, उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसे ख़त्म किया जाए, और साथ वो जो प्रॉक्सीज़ को हैंडल करता है ईरान, उसे उससे रोका जाए। लेकिन आप ये देखें कि अब वाज़े तौर पे सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि अमेरिका पूरी तरह, ट्रंप पूरी तरह इस कोशिश में मसरूफ़ है कि किसी तरीके से आबनाए हरमुज़ जो है वो खुलवा दी जाए, जबकि इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की जानिब जा रहा है, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है।
लेकिन इजराइल इस सारे प्रोसेस के दौरान, मुज़ाकराती अमल के दौरान भी अपनी बमबारी जारी रखे हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात जो है वो शुरू हों और वो जो एक जो टारगेट्स वो लेके आए थे उन टारगेट्स को किसी तरीके जो है वो पसे पुश डाला जाए। ये इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता और अमेरिका को इन मुज़ाकरात से दूर रखने की कोशिशें कर रहा है। अब ये हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ वाला जो एक टैक्टिस था, जो एक दाव था ईरान का, ये कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका पे प्रेशर डाल रही है कि इस जंग से बाहर निकला जाए, इस जंग को ख़त्म किया जाए और जो आलमी मंडी में एक बहरान पैदा हुआ है उस बहरान के ख़ात्मे के लिए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए। और अमेरिका भी इसी जानिब जो है वो जाता नज़र आता है, उसकी कोशिशें इसी तरफ हैं, लेकिन इजराइल जो है वो कम्प्लीटली दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। आप ये देखें, ये बताइए गुज़िश्ता 5 दिनों से सर, ये बताइए कि ये जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि आप सुप्रीम लीडर बन जाएं, मैंने ही उनको मना कर दिया, वो मुज़ाकरात भी मुझसे करना चाहते हैं, वो तो मुझे इनवाइट कर रहे थे अपने मुल्क में लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये कौन इनवाइट कर रहा है उन्हें? दिमागी हालत की अगर बात की जाए तो बहुत सारी आवाज़ें डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी सेहत के ऊपर उठना शुरू हो चुकी हैं। हम दिमागी सेहत पे एतराज़ उठाएंगे या फिर हम ये समझें कि यही डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ है, वो इसी तरीके से बात करता है, अपनी ही की हुई बात को बाद में रद्द करने के हवाले से? देखिए यासिर भी, अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो नफसियाती मरीज नज़र आ रहा है, बल्कि उसे अब उसके अपने इत्तेहादी भी जो है वो उस तरह संजीदा नहीं ले रहे। आप ये देखें कि जो उसके इत्तेहादी हैं उन्होंने बुनियादी तौर पे इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। डेनमार्क को आप देख लें, यूके को देख लें, फ्रांस को देख लें, स्पेन को देख लें, ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होने से इनकार किया। और दिलचस्प चीज़ आप देखें कि वो इन ममालिक को ट्रंप बुलाता भी है, लेकिन इनके साथ पेश किस तरह आता है। जैसे वो यूके के हवाले से कहता है कि जी असल में अफ़गानिस्तान में कुर्बानियाँ तो अमेरिकन सोल्जर्स ने दी हैं, यूके के जो सोल्जर्स थे वो तो पीछे छोटे मोटे काम करते थे। अब इससे ज़्यादा तंजिया और इससे ज़्यादा किसी की इंसल्ट और क्या की जा सकती है। इसी तरीके से ट्रंप साहब डेनमार्क के हवाले से फरमाते हैं कि डेनमार्क जो है, इसके फ़ौजियों ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में कोई रोल प्ले नहीं किया, ये सिर्फ अपने कैंपों में बैठते थे। हालांकि अगर हम अफ़गानिस्तान का डेटा उठा के देखें और अमेरिका को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें तो बाकी जो ममालिक अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, अमेरिकन अलैज़ के तौर पे उन ममालिक में से जो सबसे ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है वो डेनमार्क ने उठाया। फिर ये जापान की मिसाल तो हमारे सामने है कि जापान की वज़ीर आज़म गई हैं वहाँ पर, वो वहाँ पे इनसे मुलाकात कर रही हैं और सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करती नज़र आई हैं ट्रंप को। उनका जब जापानी सहाफ़ी ने सवाल किया तो वो जवाब में ट्रंप साहब कहते हैं कि जो सरप्राइज़ हम देते हैं उन सरप्राइज़ के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता होगा। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ट्रंप की ज़हनी हालत क्या। और ये जो कल अभी एक चीज़ सामने आई है कि उन्होंने कहा, वो अगरचे कहा तो उसने तंज़िया अंदाज में, लेकिन ट्रंप ने कहा ये कि मुझे ऑफ़र हुई है सुप्रीम लीडर बनाने की। तो वो ऐसा लगता है कि वो जो है, चूँकि जंग के हवाले से जो मकासद, जो टारगेट्स वो लेके आया था उन्हें अचीव नहीं कर सका, इसलिए जो ट्रंप जो अमेरिकन सदर हैं वो मुसलसल बातों को इधर उधर लेके जाते हैं। हर दूसरे दिन एक नया बयान दे देते हैं जिसे हम कहते हैं एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं और सारी दुनिया का मीडिया उसकी जानिब लग जाता है, जबकि जो असल सूरत हाल है उससे तवज्जो हटा दी जाती है। आप ये देखें, जो वाइट हाउस ने हालिया जो है वो ब्रीफिंग दी है मीडिया को, उसमें एक चीज़ उन्होंने तस्लीम की है कि अब जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं इसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है और पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जब ये बात वहाँ पर की जा रही थी तो उस वक्त भी जो है वहाँ पे ट्रंप साहब भी मौजूद थे, यूरोपियन भी मौजूद थे और दीगर जो अमेरिकन ओहदेदारान हैं वो भी मौजूद थे। मैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से तो आऊँगा, लेकिन जो बातें पीछे हो चुकी हैं उनको ज़रा समाप्त कर लें। मार्को रूबियो ने तो आज बाकायदा तौर पे जिस तरह फुफ्फो गिले करती हैं वैसे गिले किए हैं कि जब आपको ज़रूरत थी नेटो को ये कहा तो हमने आपकी जंगें लड़ी, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो आपने इनकार कर दिया। और फिर उसने यूक्रेन जंग का हवाला दिया कि वो जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, वो जंग आप लोगों की जंग थी, हम उस जंग के अंदर आपके पीछे कूदे हैं, लेकिन अब जब हमारी जंग है तो आप लोगों ने उससे इनकार कर दिया है, तो ये याद रखा जाएगा। तो ये जो बाकायदा तौर पे अब धमकी और गिले हैं,
क्या ये नेटो के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए जो है वो तोड़ने का इंदिया दे चुके हैं? देखिए यासिर भाई, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ट्रंप का जो बिहेवियर अपने इत्तेहादियों के हवाले से है वो उस मेरे ख्याल में वो बुनियादी वजह है कि जो अब उनकी कॉल पर जो है वो कोई भी उनका जो दोस्त है वो उन लब्बैक नहीं कह रहा, आ नहीं रहा सामने, उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो ब्राज़ीलियन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी ट्रंप साहब, हम आपकी जो है वो वैसे आपके साथ हमारा ताल्लुक़ ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आप अमेरिका के सदर बने, बादशाह ना बने, और आप किसी भी मुल्क को बज़ौर क़ुव्वत जो है वो अपने साथ मिलाने की ना इख्तियार रखते हैं और ना जो है ये आपको ज़ेब देता है। तो अब जो दीगर ममालिक हैं, इवन ये कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, वो इस तरीके से रद्द अमल दे रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पे ख़ासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको जो शिकस्त का सामना है वो सिर्फ ईरान में और स्टेट ऑफ में नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पे अमेरिका में उन्हें अपने मुखालफिन से, सियासी मुखालफिन से भी बहुत बुरी तरीके से जो है वो तनकीद का सामना है और वो मुसलसल वहाँ पे उनकी तनकीद की जद में है। बल्कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो ये भी मालूमात जो हैं वो मीडिया में आ रही हैं कि जो डेमोक्रेट्स और कांग्रेस हैं वो भी आपस में राब्ते कर रहे हैं, स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। और ये चीज़ जो है ये साबित करती है कि जिस बहरान से दुनिया अभी गुज़र रही है, उस बहरान में ट्रंप के साथ ना सिर्फ उसके इत्तेहादी ममालिक खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि जो अमेरिका की सियासत में उसके दोस्त हैं वो भी उसके साथ से दूर होते चले जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप का जो है वो इज़राइल की हिमायत करना और इज़राइल की जो जंग है उसमें उसके साथ शामिल होना है। हालांकि जो अब सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उसमें तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद आइंदा चंद दिनों में हमें ट्रंप और जो इज़राइल नेतन्याहू हैं उनके दरमियान भी कुछ इख्तलाफात सामने आएंगे, क्योंकि अब जो है वो इज़राइली मीडिया भी ये कहना शुरू हो गया है कि ट्रंप ने जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं उनमें कहीं इज़राइल का जिक्र नहीं है और उनमें जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका इस जंग से कोई मिनी डील करके इस जंग से निकल जाएगा और इज़राइल वहाँ फंस जाएगा। तो ये अब इज़राइली मीडिया में ये बात आना शुरू हो गई है। इससे जाहिर होता है कि वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। अब बताइए कि इस इज़राइल को मुज़ाकरात को रुकवाने के हवाले से अमरीकी अखबार तो इस वक्त भरे पड़े दिखाई देते हैं, लेकिन यूरोपीय मीडिया भी इस वक्त दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के मामले के हवाले से कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर सिफारतकारी के हवाले से राबिते बहुत ज़्यादा किए हैं और बहुत तेज़ किए हैं। पाकिस्तान ने सिफारतकारी की किस तरीके से है और उसमें किरदार क्या अदा किया गया और उसका आउटकम क्या निकलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान पहले दिन से जो है वो जो डिप्लोमेटिक फोरम्स हैं उन पर एक्टिव था और पाकिस्तान ने ये महाज संभाला हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान इस महाज में इस हद तक कामयाब रहा कि आज सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। आप देखें यासिर भाई कि सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान ने ईरान और जो खलीजी रियासतें हैं इनके दरमियान जंग नहीं होने दी। पाकिस्तान ने खलीजी रियासतों को जवाब देने से, जवाबी हमला करने से रोके रखा, जिसकी वजह से ये जंग फैली नहीं और जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक के दरमियान, मुस्लिम रियासतों के दरमियान आपसी जंग शुरू नहीं हुई। जो पहला हदफ था इज़राइल और अमेरिका का कि अगर ईरान जो है वो खलीजी रियासतों पे हमला करेगा, लाजिम बात है अरब रियासतें भी जवाब देंगी और इस तरह जो है वो अरब रियासतें भी ईरान पर टूट पड़ेंगी। अमेरिका और इज़राइल पहले अटैक कर रहे होंगे तो जो वो टारगेट्स लेके आए थे वो विद इन डेज़ जो है वो अचीव हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से अरब रियासतों ने मुकम्मल तौर पे जो है वो गुरेज़ किया ईरान को जवाब देने से और वो सिर्फ़ अपने दिफा की हद तक महफूज रहे। उसी का नतीजा है कि आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ रहा है और मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान पर भरोसा करना पड़ रहा है। अब ये देखें कि पाकिस्तान की कामयाबी ये है कि यहाँ पर
दोनों जो फरीक हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दोनों अपनी शराइत पाकिस्तान के ज़रिए ही एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान की बात पर पाकिस्तान की जो जानिब से जो सिफारतकारी के तौर पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन पे दोनों जानिब से ट्रस्ट किया जा रहा है। जैसे अभी मैं पहले बता रहा था कि वाइट हाउस की हालिया ब्रीफिंग में भी वाज़े तौर पे पाकिस्तान को मीडिएटर के तौर पे तस्लीम किया गया है और अपने मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को बताया गया है कि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है और हम राब्ते में हैं और हमने पाकिस्तान के कहने पे जो अब्बास इराक़ची और मोहम्मद बाक़र हैं दोनों के नाम हिट लिस्ट से निकाले हैं। तो ये यकीनी तौर पे बड़ी कामयाबी है जिसे दुनिया भी तस्लीम कर रही है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो जो भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके जो बयानात हैं उनसे हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ़ोरम पर किस हद तक कामयाब जा रहा है। अच्छा, मैंने एक क्लिप देखा जो इस मंजरनामे में ये सारा मामला आयां करता है कि मोहम्मद हुसैन बाकरी हैं जिनका ताल्लुक़ ईरान तेहरान से है। वो आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे और आसमा शराजी साहिबा ने उनसे सवाल किया मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कि क्या क्या खदशात हैं। तो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फॉल्स फ्लैग अटैक के हवाले से 3 सूरतें जो थीं उनको आयां किया। पहली सूरत ये है कि सीस्तान बलूचिस्तान से अटैक होगा, वहाँ पे या तो ईरान पे अटैक होगा या ईरान से पाकिस्तान में अटैक होगा और उसका ये हवाला दिया गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की वो कोशिश होगी। दूसरा अटैक उन्होंने कहा कि जी हरमैन शरीफैन के ऊपर होगा और उसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर धर दिया जाएगा। तीसरा अटैक उन्होंने कहा कि मस्जिदुल अक्सा के ऊपर होगा और उसका भी इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर धर दिया जाएगा और यूं मुस्लिम उम्मा में तकसीम पैदा करके ईरान के खिलाफ किया जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में आसमा शराजी साहिबा ने तो इसके ऊपर कमेंट नहीं किया कोई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई हो मुस्लिम उम्मा के साथ, उन ममालिक के साथ, या जहां जहां पर अटैक होने हैं वहां पर खदशात का इजहार किया गया हो? देखिए यासिर भी, एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक मामला ये होता है कि जब अगर मैं बिल्कुल पहली बात मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो ईरान और ईरान की क़ियादत जो है उससे राब्ते में है। और ये राब्ता सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस तरह आम रियासतों के तरह, क्योंकि राब्ते में भारतीय भी होंगे, ये राब्ता ऐसा नहीं है। ये राब्ता ऐसा है कि जो इस वक्त दोनों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा है वो अपनी पीक पर है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो ये बुनियादी तौर पर ईरान जो है वो सरकारी सतह पर पाकिस्तान के साथ डिस्कस करता और पाकिस्तान फिर उस हवाले से इक़दाम उठाता। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अनासिर ऐसे ज़रूर हैं कि जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को और अपने आप को इस सारे सिनेरियो में इन रखने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा करते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने लेके आते हैं कि जिससे वो इस सारे चीज़ में इन रहें। अब आप ये देखें कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने उसी वक्त इंतहाई सख्त इक़दाम किए थे कि किसी तरह की कोई चीज़ इस तरह की ना होने पाए कि जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान इस जंग का कोई हिस्सा है या पाकिस्तान इस जंग में शामिल होने जा रहा है। फिर ये सारे इक़दाम करने के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना किरदार अदा करना शुरू किया और इस जंग के अंदर एक अहम जो है वो रोल पाकिस्तान अदा किया और अदा कर रहा है। अब जो यहाँ पे लोग हैं जिनका जो ये चाहते हैं कि वो ईरान के साथ किसी तरीके से टच में रहें, वो आते हैं, वो बैठते हैं और उनके जहन में जो कुछ चल रहा होता है उसे वो अपनी जो है वो एक तज्जियाकारी या अपना जो है तबसरे की सूरत में सामने रख। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि तारिक साहब, जब दूसरी तरफ से भी वो सहाफ़ी का ताल्लुक ईरान से तो है, पाकिस्तान से तो है नहीं। अब वहाँ पे जब ना उनकी गवर्नमेंट, ना उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, ना उनका प्रेसिडेंट, ना उनका इंटेलिजेंस चीफ वो ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर ना करे और पब्लिकली बैठ के इस तरह का क्लेम किया जाए, तो उसमें फिर कितनी सदाकत होती है कि जब ये भी सवाल बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे तक उठाते रहे कि अंदरूनी सफ़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी कि इतना बड़ा नुकसान ना होता इब्तदाई तौर पे। अब जवाबी जो हिकमत अमली है वो तो बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दी गई, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो नुकसान है वो तो नुकसान है, वो मुस्लिम उम्मा का भी नुकसान है, वो ईरान का भी नुकसान है, वो उन तमाम हुर्रियत वाले लोगों का भी नुकसान है कि जो सुप्रीम लीडर को अपने तई एक तयक्कुन का इस्तारा समझते थे। तो ये फिर इंफॉर्मेशन किस तरीके से बनाई जाती है, ये उसकी बुन्नत किस तरीके से होती है?
देखिए यासिर भी एक चीज़ है, एक मामला ये होता है कि हम जब कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि जिस तरह आप शुरू में देखें कि कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि जी अमेरिका मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, ये जो डिफेंस एनालिस्ट थे वो ये बता रहे थे कि कुर्दों को एक्टिव किया जा रहा है और फिर जो अलहदगी पसंद गिरोह हैं, क्योंकि बहुत कलील तादाद में हैं, तो वो जो गिरोह हैं उनको सरगर्म करने की कोशिश करेगा अमेरिका। तो ये वो सारे इम्कानात थे जिन्हें जो है डिस्कस किया जा रहा था और वो चीज़ें सामने आ रही थी। फिर आपने देखा कि कुर्दों से अमेरिका ने राब्ता भी किया, लेकिन ये जो पाकिस्तान के हवाले से एक चीज़ जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सामने आ रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो 100% ईरानी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी सतह पे पाकिस्तान से रब्ता होता और ये सारे मामला सरकारी सतह पे डिस्कस होते, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है। मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ जगह पर बातचीत में पाकिस्तान को घसीटने की इस जंग में कोशिश की गई है और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का ही नतीजा है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान खुद इस जंग में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इस जंग को अरब रियासतों और ईरान के दरमियान होने से भी रोके रखा। तो कहने का मकसद ये कि अब जो यहाँ पे जो मामला है कि बलूचिस्तान में ऐसा होने जा रहा है, आप ये देखें, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जगह पे यूट्यूबर्स बैठ के या फिर जो है वो मुख्तलिफ मीडिया पे एक आध पॉइंट इस तरह का आ जाता है जो इम्कान की सूरत जाहिर किया जाता है और हमारे यहाँ उस चीज़ को पकड़ के जिसके मफाद में जो चीज़ जारी है वो उसे पकड़ता है और उसे पकड़ के एक ऐसी ठोस जो है वो दलील के तौर पे या हम ये कह सकते हैं कि एक मुस्तनद ख़बर के तौर पे उसे पेश कर देता है। और चूँकि जंग में सबसे पहले मौत ही सच्चाई की होती है, तो लाजिम बात है जो चीज़ ज़्यादा बिक सकती है उसे मार्केट में फेंका जाता है। ये चीज़ चूँकि पाकिस्तान से अटैच है, इसलिए इसे जारी कर दिया गया कि जी वो बलूचिस्तान से भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। मेरा ख्याल है कि ना तो ऐसी कोई चीज़ ईरान में मौजूद है, अगर होती तो पाकिस्तान से सरकारी सतह पे डिस्कस हो जाती। अच्छा। ना पाकिस्तान में मौजूद है और ना किसी ऐसी अटेम्प्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आप इब्तदाई तौर पे नुकसान बहुत ज़्यादा देखते हैं ईरान का, फिर उसके बाद नुकसान तो दोबारा हुआ, यानी 31 में से 28 सूबे जो हैं उनमें पै दर पै हमले किए गए हों, वहाँ पे इंसानी नुकसान हो, वहाँ पे माली नुकसान हो, वहाँ पे इदारा जाती नुकसान हो, इमाराती नुकसान हो, नुकसान तो हुए, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान का ईरान का देखने में आया और जिस तरीके से टारगेट्स को हदफ बनाया गया, जिस तरीके से F-15, 18, 35 जो है उनको टारगेट करने की इतलात आई, जिस तरीके से मुख्तलिफ इंटरसेप्शंस की इतलात आई हैं, तो फिर हिकमत अमली में क्या तब्दीली आई है या फिर पसे पर्दा क्या हिमायत मिली है कि जिसकी वजह से जंग का जो है वो पांसा पलटा है? देखिए यासिर भी, इसमें अगर हम देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है, गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी ने जाया, बल्कि उन्होंने जो है वो एक एनालिसिस उसके ऊपर किया है। उसमें ये बताया गया है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान चाइना की जानिब से जो सबसे ज़्यादा ईरान में दरामद की गई हैं वो चिप्स थी, माइक्रो चिप्स थी। और उसके साथ उन्होंने इस चीज़ से अटैच किए, यानी डॉट्स मिलाए हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की है गुज़श्ता एक साल के दौरान, जो ईरान के मिज़ाइल बिल्कुल हदफ को जाके हिट कर रहे हैं, एक्यूरेसी उनमें बहुत ज़्यादा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ईरान में पहुंची है वो ईरान को इस जंग में अपर हैंड ईरान का इस वजह से है कि वो टेक्नोलॉजी को कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। और साथ में उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चाइनीज़ माहिरीन भी आए थे जिन्होंने बाकायदा ईरान को और ईरानी जो साइंसदान थे उनको ट्रेंड किया उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के हवाले से। एक तो ये चीज़ सामने आई जिसके बाद हमें ये पता चला कि मतलब जिससे इसको हम जो इस वक्त सूरत हाल है उसके तनाजुर में अगर देखें तो ये हमें बिल्कुल ठीक लगता है ये तजिया कि जो टेक्नोलॉजी ईरान ने हासिल की उसी का नतीजा है कि अब जो है वो जंग में उसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये देखें कि जो नुकसान की आपने बात की, या सिर्फ भी टेक्नोलॉजी के हवाले से ईरान अमेरिका की और इजराइल की निस्बत कमज़ोर है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें कि कामयाबी ईरान की ये, अच्छा ईरान अगर ऐसी जंग में जहाँ एक
फरीक जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और दूसरी जानिब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल ख़ुद को सुपर पावर कहने वाले ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर हमला आवर हों, तो जो रियासत कमज़ोर है वो अपना दिफा कर रही है। उसकी कामयाबी ये है कि वो इस जंग को मैक्सिमम खींच ले, जितना वो इसको तवील कर सकती है कर ले, और जितने फाइनेंशियल लॉसेस वो मुखालफिन के लिए कर सकते हैं वो कर दें। यानी वो जंग को मुखालफिन के लिए इतना महंगा कर दें कि अगर वो कहीं ये कहें कि ये इस जंग में हमने फतह हासिल की है, वो मैं इस पे कल एक वीलॉग भी कर चुका हूं कि मोज़ेक डॉक्ट्राइन जो है ये बिल्कुल उस तरीके से काम किया जा रहा है कि टुकड़ियों में बांट दिया जाए और एक टुकड़ी को दूसरी टुकड़ी का हाल भी मालूम ना पड़े और हर एक को इख्तियारात दे दिए जाएं, और इसमें कतई तौर पे मकसद जंग जीतना ना हो बल्कि दुश्मन की जीत को इतना महंगा बना देना हो कि वो सर पीटने पर मजबूर हो जाए कि मुझे इसका इकरार करना चाहिए, इजहार करना चाहिए या शर्मिंदगी के मारे इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। तो ईरान की फिर स्ट्रेटजी इस वक्त यही दिखाई दे रही है। जी, एक यासिर भी आखिरी बात ये कि एक नाइजेरियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस जंग से ये सीखा कि आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर, वो जो है वो सिर्फ बाथरूम में आग लगने की वजह से इतना नाकारा हो सकता है कि वो 1200 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए। आप उसे यूनान मतलब भेज दें कि वहां पे जाके इसको फिर से सेट करके लेके आओ। जी, तो वहाँ फिर से सेट करके ले गया। उन्होंने कहा कि ये इतना नाकारा हो सकता है कि वो उसको जो है 1200 किलोमीटर पीछे भेज दिया जाए। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बताया कि ये जंग ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए, मतलब ये कहने के काबिल उन्हें नहीं छोड़ा कि हम जीत चुके हैं। अब वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रंप की तो ज़हनी हालत पर ही शक होता है। वो तो मतलब पहले दिन उसने कहा हम जंग जीत गए, दूसरे दिन उन्होंने कहा हमने ईरान की बहरी फ़ज़ाई बर्री क़ुव्वत को तबाह कर दिया, और तीसरे दिन वो कह रहा है कि जी मेरी मदद को आ जाएं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो इत्तलात हैं कि मरीन्स आ रहे हैं, पैरा ट्रूपर्स आ रहे हैं, उनके आने में थोड़ी सी थोड़ा सा अभी वक्त दरकार है, फिर उन्हें खार्क जजीरे पे उतारा जाएगा और वहाँ का कंट्रोल हासिल किया जाएगा, अबनाए हरमुज़ को खुलवाया जाएगा, और उसकी वजह से ये जो तवक्कुफ़ है वो देखने में आ रहा है, और इसी हिकमत अमली में कुछ तब्दीलियों की वजह से ये 10 रोज़ा जो फिर से ऐलान किया गया कि अटैक नहीं होगा, ये वजह है। क्या यही वजह है? क्या आप ये समझते हैं कि हालिया जंग से अमेरिका ने फिर कोई नतीजा हासिल नहीं किया, फिर कोई सबक हासिल नहीं किया कि वो एक नए एडवेंचर के ऊपर है, या फिर इसकी कोई और वजह देखते हैं? देखिए यासिर भी, एक तो ये कि ये चूँकि ये एक प्रोसेस चल रहा है, बैकडोर जो है वो एक सिस्टम जा रहा है जो मुज़ाकरात की मेज़ पे दोनों कैन को लेके आना चाहते हैं, और इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं, दोनों जानिब से इसका एतराफ़ हो चुका है। अब ये है कि अब जो मामलात चल रहे हैं उसमें आप देखें कि दोनों फरीक जो हैं, अभी हम इजराइल की बात नहीं कर रहे, अमेरिका और ईरान, ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जब अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएं तो हमारा अपर हैंड हो और हम अपनी शराइत मनवा सकें। इस सूरत में अभी तक जापान ने सिर्फ अपने ट्रूप्स भेजने का ऐलान किया है अमेरिका की हिमायत में, और अमेरिकन ट्रूप्स के आने की जो है वो ख़बरें आ रही हैं। तो मामला ये है कि अगर पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक दूसरे पे प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि अमेरिका ईरान को ये बता रहा है कि अगर मुज़ाकरात में तुमने हमारी शराइत ना मानी तो हम ये करने जा रहे हैं। दूसरी साइड आप देखें कि ईरान ने गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान जितनी तेज़ी से, जिस सीक्वेंस से और जितनी एक्यूरेसी से इजराइल पे हमले किए हैं, उसने एक दफ़ा इजराइल को हिला के रख दिया है। यानी जो गुज़श्ता 48 घंटे हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे हुए हैं, वो यूज़ कर रहे हैं कि डबल एमिंग है, यानी दोहरे शिद्दत से हमले किए जा रहे हैं इजराइल पे। अब इतनी शिद्दत से, इतनी एक्यूरेसी से, और एक ख़ास सीक्वेंस बनाई जा रही है, यानी चंद ड्रोन्स, चंद मिज़ाइल, चंद छोटे मिज़ाइल और फिर एक सुपरसोनिक मिज़ाइल, ये एक सीक्वेंस बनाई जा रही है और इसकी शिद्दत बढ़ाई जा रही है और मुसलसल किए जा रहे हैं। तो ये ईरान की जानिब से अमेरिका को दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी और हमारी तो बातचीत चल रही है, लेकिन जो बातचीत में शामिल नहीं है उसका ये हाल हम करेंगे। अच्छा, और अगर बातचीत नाकाम हो गई, एक लम्हे के लिए तारिक भाई, मैं एक अलग से अगर जाविया दूं, हमने बेशुमार मौक़ों के ऊपर ये देखा कि जब जंग बंदी होने वाली होती थी बड़ी जंगों में,
तो उसमें उस जंगबंदी से कुछ वक्त पहले हमने हमलों की शिद्दत में इजाफा देखा। यानी एक तारीख का ऐलान भी हो जाता था और उससे पहले हमलों की शिद्दत में इजाफा होता था कि जितना नुकसान किया जा सकता है कर लिया जाए, क्योंकि बाद में जंगबंदी हो जानी है। क्या इसके पीछे वो नजरियात तो नहीं है? नहीं यासिर भी देखें, अभी अभी बिल्कुल आपने ये भी ठीक कहा। अभी जो चीज़ सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों फरीक, यानी मैं फिर कहूँगा कि अमेरिका और ईरान जो है वो ये बता रहे हैं कि हमने टेबल पे बैठ के एक दूसरे से किस तरह चीज़ें मनवानी है और अपनी शराइत को कबूल करवाना है। अब आप एक चीज़ और देखें ना, फ़र्ज़ करें कि अगर अगर ईरान और अमेरिका पाकिस्तान को साजिश मुकर्रर करके बैठ जाते हैं तो इजराइल किस पोजीशन पे खड़ा होगा? क्योंकि इजराइल से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। ऑटोमेटिकली इजराइल को अमेरिका को फॉलो करना पड़ेगा और बात माननी पड़ेगी। और यही वो नुक्ता है जिस पर अब इजरायली मीडिया आर्टिकल्स लिख रहा है, इसको उठा रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका मिनी डील करके इस जंग से निकल जाएगा और इजराइल जो अहदाफ ले के मैदान में उतरा था, रिजीम चेंज का, इसके न्यूक्लियर एसिड्स की तबाही का, जो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उसके अलावा ये कि जो ईरानी प्रॉक्सीज़ हैं उनकी ख़ात्मे का जो प्लान लेके ये मैदान में उतरा था इजराइल, वो नाकाम हो जाएगा, जो बुनियादी तौर पे इजरायली शिकस्त होगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है तारिक साहब, इजराइल की शिकस्त, उसके आसार या शिकस्तगी का एतराफ़ जो है वो आपने गुज़श्ता 1-2 दिनों में किस हद तक सुना है? वो यूएनओ में उनके नुमाइंदे की तकरीर हो, तल अबीब के मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर उनके आर्मी चीफ का बयान हो, या उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर का बयान हो, आर्मी चीफ ये कहे कि मेरी फ़ौज जो है वो अंदर से टूट सकती है कि अगर आपने नज़र-ए-सानी ना की रिज़र्व फ़ौजियों के कानून के हवाले से, और दूसरी तरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर कहे कि ये पहला आर्मी चीफ है जिसके मुंह से हमने ये सुना है कि फ़ौज अंदरूनी तौर पे टूट सकती है। यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे बैठ के सायरन की आवाज़ें सुनवाई जाएं और साथ में ये कहा जाए कि अगर एक शख्स के 3 बच्चे हों तो 15 सेकंड में वो खुद को बचाए या अपने बच्चों को बचाए, और तल अबीब का मेयर बैठ के ये कहे कि हमने जो स्किड मिसाइल इराक से दागे गए थे उससे भी ज्यादा जो है हैबत ईरानी मिसाइलों की देखी है। तो अंदरूनी तौर पे किस हद तक टूट-फूट दिखाई देती है? देखिए यासिर भी, इस वक्त जो है वो एक चीज़ ये है कि इजराइल में शदीद खौफ व हरास है। उसकी वजह ये है कि वो, जैसे अभी हम बात इससे पहले कर रहे थे कि जो ईरान की जानिब से ईरानी हमलों में जो उसकी शिद्दत है वो अपनी जगह, लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी है उसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया है कि इतनी एक्यूरेट उनके जो है वो जो मिसाइल हैं वो हदफ पे कैसे लग रहे हैं। यही वजह है कि जो वहाँ पर अवाम है उस अवाम में पहली दफ़ा इस दर्जे का खौफ पाया जा रहा है। इससे पहले जो गज़ा में जो जंग जारी रही, हमास की तरफ से जो रिस्पांस दिया जाता रहा, हिजबुल्लाह की तरफ से जो रिस्पांस दिया जाता रहा, उस पर इतना रिएक्शन नहीं आता था। उस पर जो है वो बल्कि एक मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस जारी की जाती थी जिनमें शोहदा का मजाक उड़ाया जाता था, बच्चों, शहीद होने वाले बच्चों का मजाक उड़ाया जाता था, ज़ख्मी हालत में उनके कराने की, उनकी तकालीफ को जो है वो मजाक में दिखाया जाए। लेकिन अब आप देखें, इजरायली फ़ौजियों की भी वीडियोज़ आ रही हैं, इजरायली अवाम की भी वीडियोज़ आ रही हैं, और जैसे अभी आपने बताया इजरायली आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज में किल्लत पैदा होती जा रही है और ये भी मुमकिन हो सकता है कि हम मैन पावर की शॉर्टेज का शिकार हो जाएं और हमें जो है वो मुस्तकबिल में लोग ना, पहली बार है कि अंदरूनी तौर पे खलफशार दिखाई दे रहा है, अंदरूनी तौर पे इंतशार भी दिखाई दे रहा है, और अंदरूनी तौर पे मायूसी और डर का उनसर जो है वो नुमाया हो रहा है। तो फिर देखिए मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक हबीब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।